पक्का? थ्री के ए में है, ठीक है। क्या डिफाइंड है? लॉ। क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, रीड करो। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? लॉ में आते हैं, ठीक है। तो बताओ स्टैट्यूट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टैट्यूट क्या होता है, क्या बोलोगे? कभी पहले सुना होगा, पढ़ा होगा? लॉ होता है। कोई या तो एक्ट होता है, ठीक है, या फिर स्टैट्यूट होता है, ठीक है। तो आपका स्टैट्यूट क्या होगा? जो कि एक फॉर्मल रिटन लॉ है, ठीक है, विधि द्वारा बनाया गया, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी फॉर्मल रिटन लॉ जो होगा वो क्या होगा? आपका स्टैट्यूट होगा। जो ढंग से लिखित तरीके से फॉर्मली बनाया गया है एक तरीके से और लिखा गया है, वो क्या होगा? आपका स्टैट्यूट, ठीक है। क्लियर है? जैसे आपका कोई भी एक्ट होता है उसको आप स्टैट्यूट बोलते हो, जब वो फॉर्मल तरीके से, लिखित तरीके से, ढंग से बनाया गया अगर लॉ है तो वो क्या होगा? आपका स्टैट्यूट होगा, ठीक है। क्लियर है? समझ आया? सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ये सब्जेक्ट ही हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है, तो उसमें लिखो स्टैट्यूट का मतलब क्या है। स्टैट्यूट फॉर्मल रिटन लॉ। स्टैट्यूट को हिंदी में तो विधि बोलेंगे, विधि, कानून, ठीक है। इसमें लिखो औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से लिखित कानून। औपचारिक रूप से लिखित कानून, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा? अब लॉ में तो हमने पढ़ा है कि कस्टम, यूसेज सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लेकिन स्टैट्यूट में क्या इंक्लूडेड नहीं होगा? डज नॉट इंक्लूड कस्टम या फिर यूसेज। क्या होता है कस्टम या यूसेज? और प्रथा है, प्रचलन है, ये सब क्या होते हैं? कस्टम और रूढ़ियां, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? कस्टम या फिर यूजेज। हमारे आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 के ए में जो लॉ की डेफिनेशन दी हुई है उसमें लॉ के अंदर कस्टम या यूजेज को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन जब आप स्टैट्यूट पढ़ते हो तो स्टैट्यूट के अंदर क्या नहीं आता? कस्टम या फिर यूजेज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्या वो कहीं जो हमारे प्रथाएं हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, यूजेज है, क्या वो कहीं ढंग से कोडिफाइड हैं, लिखे गए हैं, फॉर्मल तरीके से रिटन है क्या कहीं पे? नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टैट्यूट में हमने क्या पढ़ा? एक फॉर्मल तरीके से लिखा गया कानून जो है वो क्या कहलाता है? आपका स्टैट्यूट कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप स्टैट्यूट की डेफिनेशन देखोगे तो क्या हुई कि फॉर्मल रिटन लॉ जिसमें कि कस्टम और यूजेज इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। अंकित क्या ढूंढ रहे हो? देखो इसमें बट डज नॉट इंक्लूड कस्टम एंड यूजेज, हिंदी में लिखो लेकिन इसमें प्रथा, लेकिन इसमें प्रथा, प्रचलन या रूढ़ी शामिल नहीं होगी। इसमें प्रथा, प्रचलन या रूढ़ी शामिल नहीं होगी। ठीक है, अब आपको स्टैट्यूट समझ में आ गया। इंटरप्रिटेशन क्या होता है? निर्वचन या व्याख्या क्या होता है?
स्टैट्यूट तो हमने पढ़ लिया। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? निर्वचन करना या व्याख्या करना। किसकी पढ़ा? हाँ, कॉलेज में पढ़ा होगा ना ये। फिर कितना याद है? हाँ, चलो स्टैट्यूट समझ में आया। ठीक है, स्टैट्यूट क्या होता है? कोई भी फॉर्मल लॉ जो कि लिखा हुआ है, रिटन, कोई भी फॉर्मल रिटन लॉ, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? आपका कस्टम या फिर यूजेज इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड, जो ये वर्ड हमें समझ में आ गया, दूसरा वर्ड है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को हिंदी में बोलेंगे निर्वचन या व्याख्या। इसका क्या मतलब होता है? बताओ, अपने बेसिक सेंस से बताओ कि क्या मतलब होता होगा इसका, इंटरप्रिटेशन का। किसी चीज की व्याख्या करना, निर्वचन करना, क्या होता है? इंटरप्रेट करना क्या होता है? समझना किसी चीज को, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो जब किसी स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी स्टैट्यूट की जो है वो हम समझ रहे हैं उसको, या फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हुआ? समझना या फिर एक्सप्लेन करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब भी लिख लो। To find out real intention of legislature। अब कोई भी स्टैट्यूट है वो कौन बनाएगा? आपको पता है कानून कौन बनाता है? 3 ऑर्गन्स पता है गवर्नमेंट के। ये मैं रूलेट वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, पता है तुम्हें? उन्हें भी पता है अब तो। 3 ऑर्गन्स क्या है गवर्नमेंट के? ठीक है, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? कानून कौन बनाता है? बताओ, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मतलब 3 चीजें होती हैं, एक लॉज बनाते हैं, एक एग्जीक्यूट करते हैं, और एक तीसरी होती है। 3 ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स, जो कोई भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जो है वो होते हैं। अपने स्टेट में, अपने जो कंट्री है उसमें 3 मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है। कौन से हैं वो? कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट क्या है आपकी? लेजिस्लेचर नहीं बोलते। ठीक है, तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हो गए? गाइस, लानत है तुम पे। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स नहीं पढ़े कभी? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ते हैं तो क्या होते हैं ये? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर आपका विधायिका, कार्यपालिका, और जुडिशरी कौन सी होती है आपकी? न्यायपालिका। ठीक है, क्या काम होता है लेजिस्लेचर का? कानून बनाना।
एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? ये ध्यान रखना कि जो लॉज बने हैं, जो एग्जीक्यूट किए गए हैं, वो ढंग से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, उनका रेगुलेशन ढंग से हो रहा है। ये काम किसका होता है? आपका जुडिशरी का होता है। ठीक है, तो जब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया कि इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स का होगा, कानूनों का होगा, उन कानूनों का जो लिखे गए हैं, ठीक है, फॉर्मली रिटन फॉर्म में है। क्यों किया जाता है इंटरप्रिटेशन? ठीक है, उनका इंटरप्रिटेशन होगा, क्यों किया जाएगा? लागू तो हो गए, स्टैट्यूट बन गया मतलब लागू हो गया। क्यों होगा इंटरप्रिटेशन उनका? अगर किसी इंटरप्रिटेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? समझना या फिर एक्सप्लेन करना किसी चीज को। ठीक है, तो अगर किसी कानून का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो वो क्यों किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें पता चले कि वो जो लेजिस्लेचर ने, हमारी जो विधायिका थी, हमारे लेजिस्लेचर ने वो कानून बनाया था, तो वो किस पर्पस से बनाया था, क्या उनका इंटेंशन था उसके पीछे, किस लिए ये कानून लाया गया था। किसी भी कानून को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप यही देखोगे कि क्यों वो कानून लाया गया, क्या जरूरत थी उसकी। ठीक है, उसी के बेसिस पे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये सही कानून है या गलत कानून है, या जो भी उसकी अगर राइट एंड रॉन्ग चीजें अगर आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ये पता लगाओ कि उस कानून को लाने के लिए रियल इंटेंशन क्या था आपके लेजिस्लेचर का। ठीक है, क्लियर हो गया? हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो स्टैट्यूट्स का मतलब आपको समझ में आ गया और इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है इंटरप्रिटेशन? कि जब किसी भी कानून को हम इस तरीके से पढ़े, इस तरीके से समझें कि क्या उसको लाने के पीछे हमारे लेजिस्लेचर का, हमारी विधायिका का क्या इंटेंशन था। ठीक है, क्लियर है? लिखो, इंटरप्रिटेशन डालो हेडिंग। To find out the real intention of the legislature. लिख लिया? हिंदी में लिखो। विधायक, क्या हो गया? अंकित तब से ढूंढ रहा है कि मेरे को कोई नोट्स मिल जाए, मैं लिखवा रही हूं ना। हिंदी में लिखो। किसी विधि में निहित विधायिका की वास्तविक मंशा को जानना। किसी विधि में निहित विधायिका की वास्तविक मंशा को जानना। विधायिका की वास्तविक मंशा को जानना। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो व्याख्या है, वो कौन करता है? किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी लॉ को समझना है अगर हमें और एक्सपैंड करना है, उसमें क्या चीजें हैं अगर वो समझनी है, तो वो कौन करता है? इंटरप्रिटेशन कौन करता है? आप करते हो? नहीं, तो कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट करेगा फिर तो वो तो सही बताएगा हमेशा। जुडिशरी करती है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन है जो वो किसके द्वारा किया जाता है? जजेस या फिर कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिख लो। इंटरप्रिटेशन इज डन बाय जजेस और कोर्ट। ठीक है, कानूनों का निर्वचन न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। भूमिका आपका कौन सा मीडियम है? इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम?
चैट बॉक्स में लिख के बताओ। इंग्लिश, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट्स लिखवा रही हूं मैं। इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं हम, अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो चैट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आया स्टैट्यूट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इन टोटल अगर हम समझें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्या मतलब हुआ कि किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को कोर्ट या फिर जुडिशरी द्वारा अगर इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाना मतलब समझा जाता है, डिकोड किया जाता है कि उस कानून को बनाने के पीछे इंटेंशन क्या था, क्या उस कानून में सही गलत चीजें, ये सारी चीजें अगर डिसाइड करनी है कोर्ट या जुडिशरी को, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो एक लाइन लिखो, interpretation means decoding or understanding of law. Interpretation means decoding or understanding of law. Understanding of law. And statute means law established by legislature. Law established by legislature. ठीक है, हिंदी में लिखो, व्याख्या का अर्थ है, व्याख्या का अर्थ है कानून को समझना। व्याख्या का अर्थ है कानून को समझना और विधि का अर्थ है वह कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है। वह कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ थिंकर्स के द्वारा, वो लिख लो। सबसे पहले मैक्सवेल, सबसे पहले है मैक्सवेल की डेफिनेशन में लिखो, अब मैक्सवेल ने बोला था इंटरप्रिटेशन प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग और एक्सप्रेशन वर्ड्स एंड लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट बाय कोर्ट इज सेट टू बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, जिस प्रोसेस से हम किसी भी स्टैट्यूट की लैंग्वेज, वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को समझते हैं, वो क्या होता है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता है। ये किसने दी थी डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की? मैक्सवेल ने। ठीक है, क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन process of determination of meaning of expressions, words, language of a statute by court। इसको क्या बोला था? ये क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, डेफिनेशंस में हेडिंग डाल लो। पहले सबसे पहले हेडिंग डालो डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में सबसे पहली डेफिनेशन है जो दी थी मैक्सवेल ने। ठीक है, हिंदी में भी यही होगा, मैक्सवेल। इसमें लिखो, इंग्लिश में तो एज इट इज लिख लो, प्रोसेस
of determination of meaning of expressions, words, language of a statute by court is said to be interpretation of statute. क्या मतलब हुआ कि जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से हम किसी भी स्टैट्यूट के या तो एक्सप्रेशंस जो उसमें यूज हुए हैं, जो उसमें वर्ड्स यूज हुए हैं, या उसमें जो भाषा लैंग्वेज यूज हुई है, अगर उसको समझने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और ये कौन करता है? कोर्ट करती है। ठीक है, क्लियर है? हिंदी में लिखो परिभाषा, कानूनों के निर्वचन की परिभाषा। फर्स्ट लिखो मैक्सवेल। किसी विधि में प्रयुक्त शब्दों, किसी विधि में प्रयुक्त शब्दों और भाषा के अर्थ को न्यायालय द्वारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को कानूनों की व्याख्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गई मैक्सवेल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपकी किसकी? साल्मंड की डेफिनेशन। ठीक है, अब साल्मंड ने क्या बोला था? इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, क्या क्या किया था कि इंटरप्रिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि किसी भी लेजिस्लेशन का मतलब पता लगाती है कोर्ट। किस तरीके से? कि जो ऑथोरिटेटिव फॉर्म क्या होती है? जिसमें कि पब्लिश किया जाता है उसमें कैसे वो जो है स्टैट्यूट लिखा गया है उसके द्वारा क्या करती है? लेजिस्लेचर की जो भी उसके पीछे इंटेंशन था, जो भी प्रोसेस जिसके द्वारा वो कानून लाया गया था, उसके बारे में स्टडी जो की जाती है वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन होता है। ये किसने दी थी डेफिनेशन? साल्मंड ने दी थी। ये जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपको एज इट इज पढ़नी होती हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कीवर्ड्स याद कर लिया करो कि किसने क्या, क्योंकि डेफिनेशंस को आप तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते, डेफिनेशंस एज इट इज लिखनी पड़ेंगी, जैसे किसी भी थिंकर ने बोली थी। ठीक है, तो इसमें लिखो साल्मंड ने क्या बोला था? इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच कोर्ट सीक टू ascertain the meaning of legislation, through medium of अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। क्या होते हैं अथॉरिटेटिव टेक्स्ट? अथॉरिटेटिव फॉर्म इन विच इट इज टेक्स्ट या फॉर्म क्या होती है? अथॉरिटेटिव फॉर्म या टेक्स्ट किसी भी स्टैट्यूट की क्या होगी?
क्या आपको पता है कोई भी लॉ बनने से पहले बिल पास होता है? हाँ, लॉ कैसे बनता है? ड्राफ्ट तैयार होता है। तो वो जो ड्राफ्ट होता है, वही ड्राफ्ट जो है वो आपका लॉ बन के आता है क्या प्रॉपर तरीके से? ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस होंगे, जब वो दोनों हाउसेस में जाएगा उसके ऊपर बहस होगी। जो फाइनल आपका तैयार होके, बिल तैयार होके जो पास किया जाता है, जो फाइनल आपका छपता है ऑफिशियल गैजेट में, वो क्या होगा? आपका अथॉरिटेटिव फॉर्म, ठीक है, या टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा गया है, क्या सब उसमें इंक्लूडेड है, उसके द्वारा अगर आप किस तरीके से मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन, क्या विधायिका की आपका इंटेंशन था, वो पता लगाना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहते हैं। समझ आया? क्लियर है ये अंकित? ठीक है, हिंदी में लिखो। व्याख्या, कानूनों की व्याख्या वह प्रक्रिया है, कानूनों की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानूनों की व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय विधि का अर्थ जानने, न्यायालय विधि का अर्थ जानने का प्रयास करता है, विधि को जानने का विधि का अर्थ जानने का प्रयास करता है, कॉमा लगा के लिखो, जिस आधिकारिक रूप में वह अभिव्यक्त की गई है, जिस आधिकारिक रूप में वह अभिव्यक्त की गई है। समझ में आया? बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है? क्या समझ आया बताओ मुझे। निर्वचन या व्याख्या, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। क्या मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का? क्या इंटेंशन था लेजिस्लेचर का उस कानून को लाने के पीछे, किस पर्पस से वो कानून लाया गया है। अगर हमें लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था, क्या प्रक्रिया थी, क्या उसके जो स्टैट्यूट के राइट एंड रॉन्ग चीजें थी, ये सब इंटरप्रेट करना है, इन सब चीजों को समझना है। सबसे पहले तो ये बता, इंटरप्रिटेशन करेगा कौन? कोर्ट करेगा। तो फिर क्या होता है, जो ये प्रोसेस, जो सारी प्रक्रिया आती है जिससे कि कानून को लाने का जो आपका पर्पस था, जो इंटेंशन था लेजिस्लेचर का, वो समझा जाता है। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने समझ लिया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है। अब मुझे ये बताओ कि जरूरत क्या है ऐसे स्टैट्यूट्स को? आपके पास कानून है लिखा हुआ, अब आपको क्यों जरूरत है इनको इंटरप्रेट करने की, इनकी व्याख्या करने की, इनको समझने की? क्या जरूरत हो सकती है? अगर कि हर फैक्ट, जो भी कोई केस होता है, सबके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग चीजें आती है। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि क्या ये जो कानून है वो सही तरीके से लागू हो रहा है, क्या इस कानून में कोई एम्बिग्विटी है, कोई क्वेश्चन उठ सकता है क्या, ठीक है, तो उस केस में जरूरत पड़ती है आपको इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, अगर किसी कानून में कोई चीज ढंग से नहीं लिखी हुई, कंप्लीट नहीं लिखी हुई, एम्बिगुअस तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, सर्टेन नहीं है अगर कोई चीज, तो उन सब चीजों को पता लगाने के लिए, उन सब चीजों को ढंग से स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है? आपका इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, कोर्ट्स करेंगी, यही तो काम है। न्यायपालिका का क्या काम है? कि जो भी कानून है वो ढंग से जस्टिस प्रोवाइड करे। कानून बन तो गए लेकिन जस्टिस प्रोवाइड हो उनके द्वारा। ठीक है, इसके लिए जो कानून में लिखा हुआ है उनकी ढंग से व्याख्या करके और फिर उनको अप्लाई
किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या जरूरत है इंटरप्रिटेशन करने की? नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या की आवश्यकता, व्याख्या की आवश्यकता। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्या होता है, टू फाइंड आउट रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा कि सबसे पहली जरूरत क्या है कि वो जो स्टैट्यूट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको लाने के पीछे, उसको पास करने के पीछे क्या रियल इंटेंशन था, क्या पर्पस था लेजिस्लेचर का, विधायिका का, कि जिसकी वजह से वो लाया गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, विधायिका की वास्तविक मंशा को जानना, विधायिका की वास्तविक मंशा को जानना। ठीक है, सेकंड लिखो, टू अंडरस्टैंड दी complexities, to understand the complexities and ambiguity of any legislature, to understand the complexities and ambiguity of any legislature। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, कोई भी एम्बिग्विटी मतलब कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीजें सर्टेन नहीं है किसी भी लेजिस्लेचर में, तो उन चीजों को समझने के लिए उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी लॉ में, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कोई जटिलता है, कोई चीज जो आसानी से समझी नहीं जा सक रही है, उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है, आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में लिखो, किसी विधि की जटिलता, किसी विधि की जटिलता या अस्पष्टता को समझने के लिए, किसी विधि की अस्पष्टता या जटिलता को समझने के लिए। ठीक है, कब हो सकती है एम्बिग्विटी, कब हो सकती है कंफ्यूजन, कब क्रिएट हो सकता है, मान लो किसी स्टैट्यूट में लैंग्वेज ढंग से नहीं लिखी हुई है, भाषा समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उसमें जो चीजें लिखी गई है उनकी डेफिनेशंस दी नहीं गई है, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि एक चीज लिख दी, दूसरी चीज उसके अगेंस्ट में लिख दी, तो समझ नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाहता है स्टैट्यूट। इस केस में आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स काम में आता है। फिर कोर्ट्स इंटरफेयर करती हैं और कोर्ट्स अपने हिसाब से उस स्टैट्यूट को क्या करेंगी, करेक्ट करेंगी, उसमें जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करेगी। क्लियर है, समझ आया क्या जरूरत है इंटरप्रिटेशन की, वो समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, टू प्रोवाइड एक्चुअल फॉर्म to the real intention, to provide actual form to the real intention of legislature। ठीक है, अब जिस पर्पस की वजह से, जिस इंटेंशन से किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी लॉ को पास किया था, उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है आपको,
लेजिस्लेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, ठीक है, कि आपने विधि बना के लॉ बना के तो रख दी, लेकिन आप उसकी जटिलताओं के कारण, उसमें जो एम्बिग्विटीज है उनके कारण अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको एक्चुअल फॉर्म में नहीं ला पा रहे हो, उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हो, तो इस लॉ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं हम? इंटरप्रिटेशन करके, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एम्बिग्विटी है, उसको दूर करके कोर्ट्स उस जो स्टैट्यूट है, वो जो लॉ है, उसको एक्शन में ला सकती है, ठीक है। तो जो रियल इंटेंशन था उसको एक्चुअल फॉर्म कौन देता है? आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। हिंदी में लिखो इसको, विधायिका की वास्तविक मंशा को, विधायिका की वास्तविक मंशा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, व्यवहारिक रूप प्रदान करना। भूमिका समझ आ रहा है? ठीक है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन हो सकता है वो किस किस तरीके से हो सकता है? तो दो तरीके हैं इंटरप्रिटेशन करने के, टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका लॉजिकल, अरे फर्स्ट है आपका लिटरल, लिटरल या फिर ग्रामेटिकल, लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। हिंदी में लिखो इसको, शाब्दिक या व्याकरणिक व्याख्या, शाब्दिक या व्याकरणिक व्याख्या। और मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा है? लिटरल मतलब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उस स्टैट्यूट में उनको एज इट इज समझना। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज में कि लिटरली, ठीक है, लिटरली मतलब जो लिखा हुआ है वो एज इट इज समझना, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? लिटरल या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। इसमें एक लाइन लिख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सीधी सी। इसमें लिखो वर्ड्स एंड लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, words and language of the statute shall be seen। क्या हुआ? लिख लिया? ठीक है, हिंदी में लिख लो, किसी भी कानून के शब्दों या भाषा को देखा जाएगा, किसी भी कानून के शब्दों या भाषा को देखा जाएगा। और दूसरा आपका होता है लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल या फिर फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें तो क्या, जो लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो वर्ड्स लिखे हुए थे, उनको देख के एज इट इज उनका मतलब समझ के हम उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लॉजिकल में क्या होता है कि उन वर्ड्स के आगे जाके क्या इंटेंशन था, क्या पर्पस था, ये दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं, किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा?
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। जो वर्ड्स यूज करें उसी पे स्टिक नहीं कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। वो वर्ड्स क्यों यूज करें, आसपास कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या उसमें पर्पस था ऐसे वर्ड्स यूज करने का, उसमें जब हम ऐसे लॉजिक या फिर अपने तर्क वितर्क लगाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें लिख लो, कोट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स, कोट goes beyond the words, हाँ, quote goes beyond the words used in the statute and applies logic to find out the intention. Quote goes beyond the words used in the statute and apply logic to find out the intention। क्या लिखा मुझे कंप्लीट, to find out the intention of the legislature। स्टैट्यूट के बाद लिखो इसमें वो लगा दो, and use logic to find out the intention of the legislature। हिंदी में लिखो, न्यायालय शब्दों से परे जाकर तर्क वितर्क से, शब्दों के परे जाकर तर्क वितर्क से विधायिका की मंशा को समझता है, विधायिका की मंशा को समझता है। ठीक है, ये तो कोई इंटरप्रिटेशन की बात। एक वर्ड और पढ़ेंगे हम इसमें बार बार, जो कि है कंस्ट्रक्शन। एक तो होता है इंटरप्रिटेशन और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सुना है कभी, सुना है ना, तो वो इसमें एक रूल पढ़ेंगे हम। उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन का मतलब समझना जरूरी है, इंटरप्रिटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं निर्माण। इसमें लिखो कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस, construction is a process by which the meaning of ambiguous provisions of statute is determined। Ambiguous provisions of statute is determined। ठीक है, कि अगर किसी भी स्टैट्यूट में अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है,
जिस पे डाउट है, अगर वो ध्यान, अगर उसके बारे में पता लगाना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विधि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विधि के अस्पष्ट प्रावधान का अर्थ निर्धारित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विधि के अस्पष्ट प्रावधान का अर्थ निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब आपने इंटरप्रिटेशन के बारे में भी पढ़ा, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ा, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दो चीजें पढ़ी हमने, इंटरप्रिटेशन पढ़ा और कंस्ट्रक्शन पढ़ा। इंटरप्रिटेशन में भी हमने ये पढ़ा कि उसका मतलब समझा जाता है, क्लियर किया जाता है एम्बिगुअस चीजों को, इसमें भी यही पढ़ा हमने, कंस्ट्रक्शन में भी। तो इन दोनों में डिफरेंस लिखो अब, किस किस में, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। व्याख्या और निर्माण में डिफरेंस। इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं हम, वर्ड्स देखते हैं कि क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या लैंग्वेज यूज की गई है, उनको डिटरमाइन करते हैं, उनको हम एग्जामिन करते हैं, उनके द्वारा आप मतलब निकालते हो उनका। ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि उन वर्ड्स और लैंग्वेज जो यूज की गई है उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसके द्वारा, इसमें सिर्फ हम लैंग्वेज या वर्ड्स को स्टडी करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, डिटरमाइन दी लैंग्वेज एंड वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट। जो भी स्टैट्यूट में आपका लैंग्वेज या फिर वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब समझते हैं हम, लिटरल मतलब उनका समझते हैं कि वो वर्ड्स और लैंग्वेज क्यों यूज की गई है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं द इफेक्ट, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट। उन शब्दों से क्या इफेक्ट होगा वो जब पता लगाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्शन कहते हैं। लीगल इफेक्ट लिख लेना इसको, लीगल इफेक्ट, उसका क्या लीगल इफेक्ट होगा, समझ आया? हाँ ना? ठीक है, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, विधि की भाषा, विधि की भाषा, विधि की भाषा के अर्थ को निर्धारित करने की प्रक्रिया। इंटरप्रिटेशन में लिखो ये, विधि की भाषा के अर्थ को निर्धारित करने की प्रक्रिया। और कंस्ट्रक्शन में लिखो, विधि के कानूनी प्रभाव, विधि के कानूनी प्रभाव को निर्धारित करने की प्रक्रिया। विधि के कानूनी प्रभाव को निर्धारित करने की प्रक्रिया।
ठीक है, अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है कि जो भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मीनिंग बता के क्या करते हैं आप, लेजिस्लेचर का इंटेंशन पता लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एम्बिगुअस पार्ट है, जो अस्पष्ट पार्ट है, उसको मीनिंग देते हो आप। ठीक है, इसमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन को ध्यान में रखा जाता है। इसमें लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, किस लिए होता है ये, फाइंडिंग आउट the true finding out the true meaning of words used in statute, finding out the true meaning of words used in statute। और इसमें क्या होगा, finding out meaning of ambiguous part, ambiguous part of statute। जब तक कि कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, जब तक कि कोई अस्पष्टता नहीं होती, तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन जनरल सेंस में भी इंटरप्रिटेशन तो किया जा सकता है। समझ आया कि जनरली भी इंटरप्रिटेशन तो हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई अस्पष्टता ना हो, क्योंकि इसका पर्पस ही क्या है कि कोई एम्बिग्विटी, कोई अस्पष्टता है तो उसको हटाने के लिए कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन जनरल सेंस में भी किया जा सकता है। अगर आपको जनरली भी, अगर आपको विधायिका का इंटेंशन वगैरह समझना है तो उसके लिए आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। लेकिन अनटिल अनलेस कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई अस्पष्टता नहीं होगी, तब तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। समझ आया? हिंदी में लिखो ये। शब्द इसमें लिखो, शब्दों को उनका सामान्य और प्राकृतिक अर्थ दिया जाता है। शब्दों को उनका सामान्य और प्राकृतिक अर्थ दिया जाता है इंटरप्रिटेशन में। और कंस्ट्रक्शन में लिखो, अस्पष्ट प्रावधान का अर्थ तय किया जाता है। अस्पष्ट प्रावधान का अर्थ तय किया जाता है। समझ आया इतना? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? आप एक केस लिखो, R.S. नायक वर्सेस A.R. एंटुले। 1984 का केस है ये। R.S. नायक वर्सेस A.R. एंटुले, 1984। इसमें लिखो, इसमें क्या बोला गया था कोर्ट की द्वारा, इफ वर्ड्स ऑफ
स्टैट्यूट, ये जनरल जब हम पढ़ रहे हैं ना इंटरप्रिटेशन के बारे में तो जनरल है, ठीक है। क्या बोला गया था कि जब तक, पहले समझ लो इसमें क्या बोला गया था कि जहां पे भी अगर आपके जो वर्ड्स यूज किए गए हैं किसी भी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट में, वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से यूज किए गए हैं, तो फिर नेचुरल जो उनका मीनिंग है वही समझा जाएगा। उनके लिए एडिशनल कोई आप तर्क वितर्क करके उनमें कोई एडिशनल चीज नहीं जोड़ दोगे, एडिशनल भाव नहीं जोड़ दोगे। अगर क्लियरली अनएम्बिगुअस तरीके से, स्पष्ट तरीके से अगर कोई वर्ड्स यूज किए गए हैं किसी कानून में जो सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, तो लिटरल तरीके से ही उनका जो है आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेशन करोगे। ठीक है, क्लियर है। इसमें लिखो, इफ वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट are clear and unambiguous, if words of statute are clear and unambiguous, then it is the duty of the court, then it is the duty of the court and unambiguous, then it is the duty of the court, it is the duty of the court to give effect to the natural meaning of the words, to give effect to the natural meaning of the words। यदि, हिंदी में लिखो, यदि यदि विधि, यदि किसी कानून के शब्द, यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट हैं, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उन्हें सामान्य और, वह उनके, उन्हें नहीं, उनके सामान्य और प्राकृतिक, वह उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थ को प्रभाव दे। यदि किसी कानून के शब्द स्पष्ट हैं, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उनके सामान्य और प्राकृतिक अर्थ को प्रभाव दे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका इंटरप्रिटेशन का, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से कैसे डिफरेंट है इंटरप्रिटेशन, और बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया है इसका। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? भूमिका समझ आया? अब हम आगे टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे, कैसे कैसे कितने तरीके के स्टैट्यूट्स होते हैं, ठीक है, कैसे स्टैट्यूट्स को डिवाइड किया जाता है। आप जब कोई भी एक्ट पढ़ाते हैं हम नया, तो हम पढ़ते हैं प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटैंशियल लॉ है, कैसा सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स हो गए, अलग अलग तरीके के कानून हो गए। तो इन कानूनों को अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इनका, कि कितने तरीके के टाइप्स ऑफ, कैसे कैसे हम स्टैट्यूट्स को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों का वर्गीकरण, कानूनों का वर्गीकरण। अब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है स्टैट्यूट्स का, ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से, ठीक है, ऐसे टेबल बना लो, यहां लिखो बेसिस,
आधार, बेसिस को क्या बोलेंगे? आधार। कौन से आधार पर? ठीक है, सबसे पहला लिखो ड्यूरेशन या फिर अवधि। अवधि के आधार पर। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के स्टैट्यूट्स होते हैं आपके, एक तो होगा आपका परमानेंट और एक होगा आपका टेम्पररी। ठीक है, कोई स्टैट्यूट या तो परमानेंट टाइम के लिए हो सकता है या फिर टेम्पररी किसी एक पर्पस के लिए, किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन के आधार पर आप स्टैट्यूट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो? या तो परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। परमानेंट में लिख लो, परमानेंट फर्स्ट डालो, परमानेंट स्थाई। इसमें लिखो इट इज कंटिन्यूड, इट इज कंटिन्यूड टिल इट इज रिपील्ड। हाँ, इसी में डैश लगा के लिख लो, मतलब या नीचे लाइन ब्रैकेट डाल के लिख लो, कैसे भी लिख लो, एडिशनल मीनिंग आपके लिए। इट इज कंटिन्यूड टिल इट इज रिपील्ड। जब तक कि उसको रिपील नहीं किया जाएगा तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, और टेम्पररी में लिख लो इट इज फॉर पर्टिकुलर टाइम ओनली। बता रही हूं हिंदी में भी। फर्स्ट लिखो परमानेंट स्थाई, स्थाई में लिखो जब तक निरस्त न किया जाए, जब तक निरस्त न किया जाए तब तक चलता रहेगा। जब तक निरस्त न किया जाए तब तक चलता रहेगा। अगर टेबल बना के नहीं लिखना है तो नॉर्मली लिख लो। हाँ हाँ, ये तो चलता ही रहेगा आगे। मैंने टेबल बनवाई है, आप ऐसे या तो ऐसे लिख लो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पर नीचे जो सेकंड यहाँ लिखवाऊंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ अगला, उसका फर्स्ट सेकंड, ऐसे लिख लो अगर ऐसे इजी लगे तो। हाँ, बहुत सारे हैं, 3-4 रहे हैं अभी तो। हाँ, परमानेंट पे लिख लो इट इज कंटिन्यूड टिल रिपील्ड। वैसे लिखवाऊं क्या टेबल के अलावा? वैसे लिखवाऊं, वैसे इजी रहेगा। मुझे लगा एक ही जगह आ जाएगा सारा, तो इसलिए मैं ऐसे लिख रही थी। कंटिन्यूड टिल इट इज रिपील्ड। अंकित ने कैसे लिखा है? टेबल बनाई है? प्रियंका, चलो लिख लो कंटिन्यूड टिल इट इज रिपील्ड। टेम्पररी में फॉर पर्टिकुलर टाइम ओनली, फॉर पर्टिकुलर टाइम ओनली। ये तो किसके आधार पर हमने डिवाइड कर दिए स्टैट्यूट्स को? ड्यूरेशन के आधार पर। ठीक है, अवधि, कितने टाइम के लिए वो बनाए जाते हैं उसके लिए। अगला लिखो ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, तरीके के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, तरीके के आधार पर। ठीक है, इसमें लिखो फर्स्ट मैंडेटरी। कुछ मैंडेटरी स्टैट्यूट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, फिर सेकंड डायरेक्टिव, जो सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मैंडेटरी है, एक सिर्फ डायरेक्टिव है। क्या क्या हो सकती है?
मैंडेटरी वो चीजें होती हैं कि अगर आपको कानून द्वारा बताई गई और आप उनको फॉलो ना करो तो आपको इसके लिए पनिशमेंट्स मिल सकता है, पेनल्टीज लग सकती हैं। लेकिन डायरेक्टिव में जरूरी नहीं होता कि अगर आप उनको फॉलो नहीं करो तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, सिर्फ ये डायरेक्शंस दिए गए हैं आपको विधि द्वारा। ठीक है, बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जाम्पल दो। फंडामेंटल राइट्स आपके मैंडेटरी हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके डायरेक्शंस हो गए। ठीक है, क्लियर। तो मैंडेटरी में लिखो, हिंदी में लिखो मैंडेटरी को अनिवार्य, अनिवार्य। डायरेक्टिव को लिखो निर्देशात्मक, डायरेक्टिव को लिखो निर्देशात्मक। नेक्स्ट लिखो ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी हिंदी में लिखो कर्तव्यात्मक। ये क्या हो जाएंगी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका कर्तव्य है वो करना। ठीक है, कर्तव्यात्मक। नेक्स्ट लिखो आप इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब निर्देशात्मक, जिसमें आपको ऑर्डर्स दिए जाएं कोई चीज करने के लिए। ठीक है, मेथड के आधार पर ये चार चीजें हैं। इम्पेरेटिव आदेशात्मक, आदेशात्मक। ठीक है, क्लियर। चले आगे। नेक्स्ट बेसिस है आपका एरिया, क्षेत्र। इसमें होते हैं आपके पब्लिक राइट, पब्लिक स्टैट्यूट्स और प्राइवेट स्टैट्यूट्स। क्षेत्र के आधार पर कौन से होंगे आपके पब्लिक लॉज और प्राइवेट लॉज। पब्लिक को लिखो सार्वजनिक विधि, सार्वजनिक विधि, और प्राइवेट को लिखो निजी विधि। बताओ इसके एग्जाम्पल बताओ। पब्लिक लॉज कौन से हो गए आपके? ठीक है, और प्राइवेट? तो यहाँ भी पब्लिक पे तो लागू हो ही रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या पूरी जनता पे लागू होता है या फिर जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो उन्हीं पे लागू होंगी? ठीक है, तो वो कौन से हो गए आपके प्राइवेट लॉज हो गए। क्लियर, समझ आया? पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ ये हो गए आपके एरिया के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका, लिखो नेचर ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, प्रवर्तन की प्रकृति, प्रवर्तन की प्रकृति। इसके बेसिस पे लिखो आपके रेट्रोस्पेक्टिव लॉस, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। ये तो पता ही होगा आपको, बताओ दोनों का मतलब। प्रवर्तन की प्रकृति के आधार पर फर्स्ट लिखो रेट्रोस्पेक्टिव में बताओ क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव हिंदी में क्या होगा? भूतलक्षी और भविष्यलक्षी क्या होते हैं? तो ये कैसे हुई रेट्रोस्पेक्टिव? क्या मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव पे? अगर किसी कानून का आपका रेट्रोस्पेक्टिव
इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, तो उसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव का कि जिस दिन वो लागू हुआ उससे पहले की चीजों पर भी वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव होगा तो पहले जो हो गया वो हो गया, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे अब जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉज बनेंगे, उसके ऊपर उसका प्रभाव होगा। समझ में आया? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होगा अगर कोई लॉ रेट्रोस्पेक्टिव है तो, कि जिस दिन वो लागू हुआ उससे पहले का कोई डिसीजन दिया हुआ है तो उस पे भी वो लागू होगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिव अगर कोई विधि है, प्रोस्पेक्टिव अगर आपका कोई कानून है, तो पहले पास्ट में जो हो गया वो हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आगे जो चीजें हैं उन पे वो लागू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। इसमें लिखना है छोटा छोटा, ये समझ रहेगा। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव में लिख लो, इट अप्लाइज टू द पास्ट, इट अप्लाइज टू द पास्ट। और प्रोस्पेक्टिव में लिख लो, इट अप्लाइज टू द फ्यूचर, इट अप्लाइज टू द फ्यूचर। हिंदी में लिख लो, जो अतीत पर लागू हो वो रेट्रोस्पेक्टिव, जो भविष्य पर लागू हो वो प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, क्लियर। अब आपका लास्ट बेसिस जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्ट मतलब कि किस वजह से वो बनाया गया था, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, मैं फर्स्ट लिखो, लिख लिया रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, क्लियर। इस पे आ जाओ, अब ऑब्जेक्ट पे एक एक लिखे जाओ और समझे जाओ, इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कोडिफाइंग। क्या होता है कोडिफाइंग का मतलब? वाओ, क्या मतलब है इसका? बताओ, एग्जाम्पल दो मुझे कोडिफाइड लॉज का। सारे बीएनएस, बीएनएसएस, ठीक है। हिंदी में लिखो पहले तो इसको, एक सेकेंड। संहिताकरण, संहिताकरण कानून, जैसे कि आपके बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? कोडिफाइंग लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट कंसोलिडेटिंग। ये वर्ड आपने कई एक्ट्स के प्रिएम्बल में पढ़ा होगा, पढ़ा है? ठीक है, क्या मतलब होता है कंसोलिडेटिंग का? समेकन, क्या मतलब होता है? समेकन कानून। जब मैं प्रिएम्बल पढ़ाती हूँ तब भी मैंने पढ़ा है, क्या मतलब होता है कंसोलिडेट करने का? टू अमेंड एंड कंसोलिडेट होता है ना। कंसोलिडेट का क्या मतलब है कि उस चीज से रिलेटेड जितने भी अलग अलग जगह कानून है वो सब एक ही जगह लिखे गए हैं, कंसोलिडेट कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है, समेकित कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम बीएसए पढ़ते हैं तो एविडेंस से रिलेटेड जितने भी कानून है उनको क्या किया गया है, बीएसए के अंदर कंसोलिडेट किया गया है, इकट्ठा करके लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका, बीएसए, बीएनएसएस भी हो सकता है। बहुत सारे लॉज हैं जिनमें कंसोलिडेट लिखा हुआ है, जिसके भी प्रिएम्बल में। वो कौन से लॉज हैं आपके? कंसोलिडेटिंग लॉज। कंसोलिडेट का बेसिक मतलब भी होता है इकट्ठा करके रखना, जमा करके रखना। तो अगर जहां जहां भी अलग अलग कानून है उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके कंसोलिडेटिंग लॉज होते हैं, कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, थर्ड डेक्लरेटरी। डेक्लरेटरी
डेक्लेरेटरी, हिंदी में लिखो घोषणात्मक। घोषणात्मक, जिससे कि कोई डिक्लेरेशन की जाए, घोषणा की जाए। इनमें पनिशमेंट्स वगैरह नहीं होते, इसमें सिर्फ एक डिक्लेरेशन होती है, घोषणा की जाती है किसी राइट की, किसी लाइबिलिटी की, किसी भी चीज की। ठीक है, वो कौन से होते हैं आपके? डिक्लेरेटरी लॉज होते हैं। नेक्स्ट, रेमेडियल लॉज, रेमेडियल स्टैट्यूट्स, जो कि आप बताएं रेमेडी प्रोवाइड करे। ठीक है, कोई भी उपचार बताएं किसी भी चीज का, इसका एग्जाम्पल बताओ मुझे जो रिलीफ प्रोवाइड करे। रेमेडी बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, और कौन से स्पेशल लॉ? रेमेडी थोड़ी बताते हैं, तो पनिशमेंट वगैरह का वो सजा वगैरह सब बताते हैं। एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्या है आपका? एक तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है आपका? रेमेडियल लॉ है। रेमेडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचारात्मक। बिल्कुल, उपचारात्मक। रेमेडियल लॉज उपचारात्मक। फॉर एग्जाम्पल एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। फिर नेक्स्ट लिखो फिफ्थ, इनेबलिंग स्टैट्यूट। इनेबलिंग स्टैट्यूट्स, जो आपको इनेबल करे, सशक्त करें कोई काम करने के लिए। बताओ कौन सा होगा? इनेबल करें, आपको उस लायक बनाए कि आप कोई चीज कर सकते हो, आपको कोई राइट दे। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब कोई एम्पावर करे चीज, किसी चीज को करना। एडवोकेट्स एक्ट है आपका, ठीक है, उसके द्वारा आप अपना प्रोफेशन पूरा कर सकते हो, तो वो कौन सा हो गया आपका? एक तरीके से इनेबलिंग एक्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा रामबाण इलाज है, कुछ भी नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले लो। नेक्स्ट, प्रोहिबिटरी। अब प्रोहिबिटरी लॉज भी होते हैं, कौन कौन से होंगे? प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, और बहुत सारे लॉज में लिखा होता है ना, प्रोहिबिशन लिखा होता है, बहुत सारे एक्ट्स में प्रोहिबिट करने के लिए किए गए हैं। वो क्या, उस कौन से होते हैं सारे? प्रोहिबिटरी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट, ठीक है, एट वर्क प्लेस, ये भी है। तो वो सारे लॉज जो किसी चीज के लिए प्रोहिबिट करे, रोके आपको, निषेधात्मक, निषेधात्मक। लिख लेना इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट है, तो वो पूरा है, नाम पूरा उसका क्या है? प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड समथिंग समथिंग, प्रोहिबिशन ऑफ हरासमेंट एक्ट। ये सारे कौन से होंगे आपके? प्रोहिबिटरी एक्ट्स, जो किसी चीज को प्रोहिबिट करें। ठीक है, नेक्स्ट, पीनल स्टैट्यूट्स। अब क्या है फिर? पीनल का बेसिक मतलब क्या होता है? दंडात्मक, ठीक है, जो दंड दे, पनिशमेंट दे। जैसे कि आपका
BNS, पहले क्या था IPC, जो कि कोई भी कानून जो पनिशमेंट्स देता है वो कौन सा होगा आपका, पीनल या फिर दंडात्मक, ठीक है। पॉक्सो हो सकता है। 8th टैक्सिंग स्टैट्यूट, कराधान, कराधान, ठीक है, जो कि टैक्स लगाए, वो कौन से हो गए आपके, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अमेंडिंग, अमेंडिंग लिखो, संशोधात्मक, संशोधनात्मक, जिनसे कि अमेंडमेंट किया जाए, ठीक है। 3-4 और हैं, बस लिख लो फटाफट फटाफट। नेक्स्ट लिखो, रिपीलिंग स्टैट्यूट्स, रिपीलिंग स्टैट्यूट्स, निरसन कानून, जिससे कि किसी भी एक्ट को, लॉ को रिपील किया जाए। बताओ एग्जाम्पल रिसेंट के, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इनसे रिपील कर दिया गया है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉज, सब्सटैंटिव अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख लो या फिर एक साथ लिख लो, एंड प्रोसीजरल लॉज, ठीक है। सब्सटैंटिव में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, कौन कौन से होंगे बताओ, बीएनएस और कॉन्ट्रैक्ट, आपका सब्सटैंटिव आ गया बी, और इसमें आ गया, एक सेकेंड, सीपीसी आ जाएगा आपका प्रोसीजरल में, एविडेंस आ जाएगा आपका प्रोसीजरल में, ठीक है। किसमें, अमेंडमेंट एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे ना इतने सारे, वो क्या है, सब अमेंडिंग एक्ट्स है, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर, आपके उद्देश्य के आधार पर इतने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो आपके स्टैट्यूट्स को। अब कितने तरीके से स्टैट्यूट्स डिवाइड किए जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। कल से हम जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन के वो पढ़ेंगे, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है इसमें, ठीक है। इतना तक कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, कल और अच्छे से पढ़ के आना, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेना। कल से हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर। समझ आया।